राजनीति विज्ञान पार्ट 2 राज्य सरकार स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल में। आज हम सामाजिक विज्ञान जिसके अंदर राजनीतिक जीवन पार्ट 2 है, स्टैंडर्ड 7 की ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, जिसके अनुसार कक्षा 7 के लिए यह पाठ्य पुस्तक का ये जो देख रहे हैं आप, ये अनुक्रमणिका है, जिसमें इकाई 1 जो है उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने अगले वीडियोस में। 2 वीडियो के पार्ट में है, तो अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता, जिसका अध्याय 1 समानता जो है उसे हमने अभी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आया इकाई 2 राज्य सरकार। अब राज्य सरकार क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। अध्ययन 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 2 राज्य सरकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों के लिए ये दो अध्ययन, अध्ययन 2 और अध्ययन 3, ये शिक्षकों के लिए है, तो इसका आपको मतलब नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये अध्ययन। पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसे समझाएंगे। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्ययन में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उसके संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्ययन के उपशीर्षक को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम किस प्रकार जुड़ा हुआ है? तो ये जो पिक्चर्स है उसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो है उसमें पानी की समस्या दिखा रही है। सरकार को सभी इलाकों में, सभी विस्तार में पानी की समस्या ना हो ऐसे प्रयास करने चाहिए। सेकंड पिक्चर में अच्छा अस्पताल हो, अस्पताल में सारी सुविधाएं हो, साफ सफाई हो, ये सब चीज़ों का ध्यान सरकार ने रखना है। थर्ड में गरीब ग्रामीण जो विस्तार है उनका भी लालन पालन अच्छे से हो सके ऐसी योजनाएं बनानी है। सब्जी वगैरह जो कि दैनिक जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, तो उसके भाव हमेशा आसमान छूते जा रहे हैं, आप सब अभी देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो और सबको अच्छे से सारी चीजें सस्ते दामों पर मिले, ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार को। और लास्ट आप नीचे 2 पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जिसके अंदर चूल्हा चौका है और खाना है। तो रसोई के साधन सामग्री जो है वो सस्ती होनी चाहिए, कि जिसकी वजह से कोई भी आम इंसान और गरीब इंसान को 2 वक्त का खाना मिल सके। तो ये सारे काम सरकार के हैं, जो सरकार को हम चुनते हैं जब, तो करने के वो वादे करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमारी की संभावना अधिक हो सकती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना
स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि स्वास्थ्य के कौन-कौन से हिस्से? स्वस्थ रहना मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप दवाई लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहने का मतलब आप अंदर से खुश होने चाहिए, कोई तनाव आपके शरीर पे, दिमाग पे नहीं होना चाहिए, भरपेट आपको खाना मिलना चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो कि जिसमें स्वस्थ साँस ले सके। साँस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, ऐसा हर जगह पर धुआँ या फिर गंदगी फैली हुई है, बास मार रहा है, तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो ऐसा वातावरण ना हो उसके लिए सरकार को काम करना पड़ता है, साफ-सफाई करवानी पड़ती है, कि जिससे स्वस्थ हवा हर इंसान को मिल सके और उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। तो इंसान को हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ों के लिए सरकार को कार्य करना पड़ता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ, भारत में कौन-कौन सी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध है उसके बारे में जानते हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा तृतीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो है उसमें देखिए संसार भ भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इसीलिए भारत में इन जनसंख्याओं को पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस उपलब्ध है। तो ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा स्वस्थ लोग, ज़्यादा अ, हर हर फील्ड के अंदर माहिर लोग हमारे देश में आसानी से मिल जाते हैं। तो हर साल 15,000 नए डॉक्टर हमारे देश में बनते हैं, मतलब कि डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके और वो अपने देश में डॉक्टर बनते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। क्योंकि जो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो उसे उसे थोड़ा खुद के जीवन शैली को हाई क्लास बताना होता है। तो उस समय डॉक्टर जो भी है वो गाँव में रहना पसंद नहीं करते हैं। गाँव के माहौल में उन्हें वो सारी सुख-सुविधाएँ नहीं मिलती है, इसीलिए वो शहर में रहना पसंद करते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो शहर में अपना सेवा देते हैं और गाँव में कोई भी डॉक्टर रहना पसंद नहीं करता है। इसकी वजह से, डॉक्टरों की कमी की वजह से गाँव के लोग जो है वो डॉक्टर तक पहुँचने में उन्हें काफ़ी टाइम जाता है, शहर जाना पड़ता है और शहर में जाके और उन्हें अपना इलाज कराना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है ग्रामीण विस्तार के लोगों को। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, जो कि सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। भारत में भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कर्सर मैं आपको क्लिक करके बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये जो बीमारियां हैं वो ज्यों की त्यों हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जैसे अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, वैसे बीमारों की संख्या भी बढ़ी है। तो टीवी जो है पहले लाइलाज था, लेकिन अब टीवी का पूरा इलाज होता है। उसका डॉट करके उसका एक दवाई का कोर्स आता है, जो कि 9 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जिस टाइप की टीवी है, जितनी खतरनाक टीवी है, उस हिसाब से उसका कोर्स करना पड़ता है। लेकिन टीवी लाइलाज अब नहीं है।
अब टीबी का पूरी तरह से इलाज हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अस्पताल बढ़े हैं, तो यहाँ पे लोगों की संख्या, जनसंख्या जो है, आज़ादी जब प्राप्त हुई थी तो हम लोग 25 लाख के आसपास में हमारे देश की आबादी थी। आज की तारीख में हमारे देश की आबादी 1.25 करोड़ है। तो ये जो आबादी की संख्या जो है, वो बढ़ने की वजह से जो बीमारी है उसकी संख्या में कोई बढ़ावा नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि वो संख्या घटा भी नहीं है। संख्या आबादी बढ़ने की वजह से वो संख्या में गिरावट तो आई है, अगर एक एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि पहले 100 लोगों में 25 लोग बीमार थे, टीबी के ग्रस्त थे, लेकिन आज 1000 में 25 लोग टीबी से ग्रस्त हैं। तो इस तरीके से अगर रेशियो देखा जाए तो गिरावट तो आई है, लेकिन ये जो बीमारियां हैं उसको नेस्तो नाबूद नहीं किया गया है अभी तक। इसमें हमें सफलता पूरी प्राप्त नहीं हुई है। जिस दिन ये बीमारियां पूरी तरह से हमारे देश से चली जाएंगी तब हमें कामयाबी प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करना हेतु चिकित्सक पर्यटन आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे अचीवमेंट है, यानी कि हमने यहाँ पे जो कामयाबियां प्राप्त की है वो लिखा है, और लेफ्ट साइड में लिखा है कि हमारे देश में कौन कौन सी खास समस्याएं हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में दिखाया हुआ है कि बाहर से भी लोग हमारे देश में इलाज करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे, जैसे कि मुंबई में एम्स हॉस्पिटल है, वो बहुत ही फेमस है। तो ऐसे बहुत ही फेमस हॉस्पिटल हमारे देश में है, और बहुत ही अपने काम में बहुत ही हुनर वाले डॉक्टर्स भी हमारे पास हैं। इसीलिए विदेशों से पर्यटक जो चिकित्सक होते हैं, चिकित्सा पर्यटक जो होते हैं वो हमारे देश में आते हैं, और हमारे देश में इलाज कराना पसंद करते हैं, चिकित्सा कराना भी पसंद करते हैं। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि पीने की पानी जो है वो हर इंसान को, हमारे देश के हर नागरिक को उपलब्ध नहीं हो रहा है। 21% की जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से होती है। अभी यहाँ पे एक मैं बात और जोड़ूंगी कि पानी जो है, स्वच्छ पानी पीने से हमारे शरीर को क्यों हमारे शरीर को स्वच्छ पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है, और बाकी के 30% में ही हमारे नसों में जो खून दौड़ रहा है वो है, लेकिन 70% हमारे नसों में पानी दौड़ रहा है। और ये 70% मतलब कि आप मान सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत, खाना से भी ज्यादा जरूरत पानी की है। अगर आप स्वच्छ पानी पीते हैं तो आपकी सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, लेकिन पानी अगर गंदा दूषित पीते हैं तो पेट से ही हर एक समस्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि खुराक सबसे पहले पेट में जाता है। अगर पेट साफ तो सब माफ, ऐसा कहावत भी है। तो इसीलिए अच्छी और स्वच्छ पानी की उपलब्धि कराए हमारी सरकार, उसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। यानी कि हम लोग भारत से दवाइयाँ भेजते हैं। चौथा सबसे बड़ा दवाई बनाने वाला हमारा देश है। और यहाँ पे इसका माइनस पॉइंट क्या है, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। अभी यहाँ पे जो ये बता रहा है कि 50% बच्चे जो है अल्प पोषण के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ गरीबी में जिम्मेदार नहीं बोलूंगी, उसके लिए ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल के बच्चे, जो नए बच्चे हैं, वो बच्चे फास्ट फूड की तरफ, यानी कि ऐसी चीजें कि जिसको खा के और इंसान का पेट नहीं भरता है, सिर्फ जीभ को अच्छी लगती है, ऐसे पैकिंग में जो छोटे छोटे चिप्स आते हैं, वो पोषण नहीं देते हैं कुछ भी, सिर्फ वो टेस्टी लगते हैं, लेकिन उसके आकर्षक पोषण पैकिंग की वजह से, और चॉकलेट्स के आकर्षक उसका रेपर जो होता है बहुत ही आकर्षक होता है, तो उसकी वजह से बच्चे वो चीज खरीदते हैं और खाते हैं, और उससे क्या होता है, पोषण उसको नहीं मिलता है। तो ये समस्त बच्चे में से आधे बच्चे जिसको खाना पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो उसमें गरीबी भी जिम्मेदार है, और प्लस आजकल का लाइफस्टाइल भी कुछ मामले में तो जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं।
बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं, नर्सों, योग्य डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के लिए मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना की बीमारी आई थी, तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बेड नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से मर चुके। तो ये जो बीमारियां हैं, तो बीमारियां जब आती है, जैसे कि कोरोना बीमारी आई थी, तो बीमारियां जब आती है तो सबसे पहले इंसान को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बैंक की ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य केंद्र की, अस्पताल की, उसमें परीक्षण करने वाले नर्स और योग्य डॉक्टरों की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सरकार का काम है कि ये सारी चीज़ें आपातकाल के समय प्राप्त हो सके सभी लोगों को। आपातकाल मतलब ये नहीं कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आए तभी ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रोज कोई ना कोई तो लोग बीमार पड़ते ही हैं, तो इसीलिए अ, ये सारी सुख सुविधाएं जब भी बीमारी हो तो उससे निपटा जा सके, इसीलिए चौबीसों घंटा और तीसों दिन उपलब्ध होनी चाहिए, वैसा व्यवस्था सरकार को बनाना फर्ज है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना, खाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता के उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवित व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति (पीबीकेएमएस) के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेत मजदूर का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधा या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं पीबीकेएमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो ये जो है, ये हमारे देश की सच्चाई है। हमारे देश में बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन ना तो उसमें पर्याप्त डॉक्टर होते हैं, ना ही पर्याप्त सुविधाएं होती है कि जिसकी वजह से इलाज तुरंत हो सके। और
क्योंकि उन्हें इलाज करने के बाद कोई रोकड़ी मिलने वाला नहीं है। इसके लिए भी डॉक्टर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अपने सर पर ज़्यादा भार नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्दी से कोई भी काम जो है वो करते नहीं हैं। तो ऐसी सब परिस्थितियों में क्या होता है, हमारे देश के नागरिक जो है उन्हें असुविधाएं होती है। जैसे कि हाकिम शेख की कहानी में हमने देखा कि उन्होंने 14 जगह पर अलग-अलग 14 सरकारी अस्पतालों में जाकर और खुद का इलाज कराना चाहा, लेकिन उन्हें कहीं पे भी भर्ती नहीं किया गया। कुछ नहीं तो कुछ खामियां होने की वजह से, कुछ नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से उन्हें वहां पे भर्ती नहीं किया गया। तो लास्ट में उसे अपने जेब से पैसा देना पड़ा और निजी अस्पताल में जाकर यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ही खर्चीला होता है। एक बार जाओ तो सारा मनी बैंक जो है आपका खाली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए लोग सरकारी इलाज करना चाहते हैं जो सरकार की तरफ से फ्री होता है। लेकिन फ्री होने के साथ साथ में ये सारी दिक्कतें भी आती है कि जल्दी कोई इलाज करना चाहता नहीं है। तो उन्होंने अंत में क्या किया, तो अंत में उन्होंने इलाज करवा लिया, सरकारी से नहीं मिला तो प्राइवेट से करवा लिया इलाज, और फिर लास्ट में उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को यह अथॉरिटी मिली हुई है कि अगर आपके साथ में आपके हक भुगतने में ये जो है स्वास्थ्य सेवा संबंधित हक जो है वो हमारे नागरिकों को मिला हुआ है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी भेदभाव करके और उसे स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो इस वजह से उसे बेड न मिलने की वजह से ये वो हजारों दिक्कतें आई, लेकिन उसने लास्ट में अपना जो हरासमेंट है तो वो हुआ, उसकी वजह से उसने क्या किया, केस किया। चलिए अध्याय 2 है जिसमें है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है देख लेते हैं। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन का माता-पिता जैसे तेज तेज से गुजारा चलाते हैं। तो दो अमीर और गरीब बच्चे हैं जो कि दोस्त है। एक जो रंजन है वो अमीर है और दूसरा जो है, जो अमन और रंजन अच्छे मित्र है जिसमें रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अम, अमन जो है उसके माता पिता का जैसे तैसे गुजारा होता है। अभी ये एक स्टोरी है जिसमें अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? कौन बोला? रंजन बोला। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। रंजन बोला। अमन बोला। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी पिंसन के नए अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा हॉस्पिटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन अकाउंट पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करने को कहा पर वहाँ तो बहुत सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उससे बातों बातों में खून खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। तुम यहाँ सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? अब ये जो गरीब बच्चा है वो बोलेगा। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में, यहाँ पे बोला, हाँ, हूँ। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा लेफ्ट साइड में। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से अस्पताल में
गए थे सरकारी अस्पताल में। हमें तो ओपीडी अकाउंट पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा हूँ। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था, वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। एक दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ है लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतनी ही यह बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ ही नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाई दे दी और मेरे इलाज में 3500 रुपये भी से भी ज़्यादा खर्चे हो गए। इतना खर्च! मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपये खर्च हुए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो मित्र जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। एक जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में गया है और एक जो है वो निजी हॉस्पिटल में गया है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना महंगा पड़ता है, लेकिन सुविधाएं वहाँ पे बहुत सारी मिलती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, जो कि ज़रूरी कुछ होते भी है, कुछ नहीं भी ज़रूरी होते हैं, जिससे टेस्ट करवाने से जो पैसा हमारा बर्बाद होता है और उन्हें उनका कमीशन मिलता है। तो ऐसा सारे डॉक्टर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों में ऐसा चलता है। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा ज़्यादा जाएगा। और सरकारी हॉस्पिटल में क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल में आपको प्राइवेट तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। जो सबको मिलेगा वही आपको भी नहीं करना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर जो है, जो भी इलाज करवाने का जो खर्च है डॉक्टर के पास, वो ना तो डॉक्टर की कोई फीस भरनी पड़ती है और ना ही दवाइयों की कोई फीस भरनी पड़ती है। हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि जो उनके पास नहीं होती है तो बाहर से वो लिख देते हैं। तो सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे, सरकारी हॉस्पिटल में फायदा ये है कि पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, आलतू-फालतू कोई भी वो लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसा है कि खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन वो लोग बहुत ही सरलता से इलाज करते हैं। तो सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जिस सार्वजनिक मतलब कि सरकारी और निजी मतलब कि प्राइवेट। सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और एक ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल जो है और निजी अस्पताल जो है उसके बारे में थोड़ा-सा हम समझेंगे। सरकारी अस्पताल में ग्रामीण विस्तार में जो अस्पताल होता है, वो छोटा-सा स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसके अंदर एक डॉक्टर और एक नर्स होती है, और वो उसके साथ में 2 हेल्पर भी होते हैं कि जिन्हें प्रशिक्षण देकर पहले प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे काम करना है।
काम करने के सारे नीति नियम और दवाइयाँ देने के, इंजेक्शन देने के सारे रूल्स उसको बताए जाते हैं और जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, जब वो अच्छे से ट्रेंड हो जाता है, तब उसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कई जगह पर जा जाके और वो दवाइयाँ देते हैं। और जिला स्तर पे क्या होता है, तो जिला स्तर पे होता है अस्पताल। अस्पताल जो होता है या फिर स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, वो क्या करता है, अलग-अलग जगहों पर वो बना होता है और लोगों को दवाइयाँ देने का और उन्हें बीमारी से मुक्त करने का कार्य करता है। और निजी अस्पताल भी शहरी क्षेत्र में बहुत सारे देखे जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधा सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित न होने दें। मलेरिया के मच्छर जो है वो साफ पानी में पलते हैं, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य केंद्र जो है उनका एक ही काम नहीं है कि बीमारी को दूर करना या फिर अपने यहाँ पर जो भी लोग आए तो उसे दवाई देना, इतना ही काम नहीं होता है उसका। डॉक्टरों का काम इससे आगे भी होता है कि जो नई बीमारियां आ रही है उसे फैलने से लोगों को आगाह करना, चेताना। और उसे जैसे कि मलेरिया की बीमारी है, तो मलेरिया की बीमारी मच्छरों के काटने से होती है और ये मलेरिया का मच्छर जो है वो हमेशा साफ पानी में पैदा होते हैं। आपके घर में एसी, कूलर या फिर कोई भी उपकरण है कि जिसमें पानी का प्रयोग हो रहा है और वो जो पानी है वो जमा रह रहा है, तो ज़्यादा दिन तक एक ही जगह पर कोई पानी जमा रहता है, जैसे कि कोई भी बर्तन है उसमें एक खुला पानी रखा हुआ है भर के, तो वो क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक वो पानी रहने की वजह से उसके अंदर मच्छर का लार्वा पैदा होगा और मच्छर जो है वो पनप के उसमें से बाहर निकलेगा और जो मच्छर उसके अंदर साफ पानी के अंदर पैदा होगा वो ही मलेरिया का मच्छर होगा जो कि मलेरिया फैलाएगा। तो आपके छत पे, आपके आसपास में कहीं पे भी पानी अगर जमा है तो उसे उस पानी को गिराने का काम आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर कोई आके हर घर का पानी नहीं गिरा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए जागरूकता कौन फैलाता है? स्वास्थ्य केंद्र वर्दी, जो कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी होते हैं, वो सब जगह पर जा जाके पोस्टर्स चिपकाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये बीमारियाँ किस तरह से फैलती है, तो इस बीमारियों से बचने के लिए खुद को घर पे कौन-कौन से एहतियात बरतने पड़ेंगे। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करती है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल इस समस्या पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका पर्याप्त है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुविधा नहीं दी जा सकती अगर कोई अस्पताल उसे भर्ती करने से मना करे, तो इसका यह मतलब है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। तो जब उन्होंने हाकिम शेख ने जो है कोर्ट में केस किया था, तो उसका जो सरकार
जिस कोर्ट में उन्होंने केस किया था, तो उसका फैसला क्या आया? फैसला यह आया कि हाकिम शेख को जिस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती करने के लिए यह अस्पताल से वह अस्पताल दौड़ना पड़ा था, तो यह बहुत ही गलत था। सरकार का यह काम है, सरकारी हॉस्पिटल में सरकार का यह ज़िम्मेदारी है कि जो तत्काल सुविधाएँ हैं, वो मुहैया कराई जाए। हाकिम शेख की इस अस्पताल से उस अस्पताल दौड़ने में मौत भी हो सकती थी। तो उनके जान की भी ये हानि हो सकती थी, किसकी लापरवाही की वजह से? डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। इसमें अस्पताल की लापरवाही है कि ऐसी गयम भय भंकी भयंकर स्थिति में भी वह अगर मरीज का इलाज नहीं करता है आपातकालीन स्थिति में भी, तो यह गलत है। इसीलिए सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि आपातकालीन इलाज की व्यवस्था हर अस्पताल में हो और कोई भी आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी स्थिति में अगर कोई पेशेंट से उस समय उसे जो प्राथमिक सुविधा है वो दी जानी चाहिए। तो इसका निदान यह आया कि हाकिम शेख ने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने पैसे भर के और उन्होंने अपना खुद का इलाज कराया था, वो सरकार को भुगतान करने का कोर्ट ने फैसला दिया। तो इस तरीके से हाकिम शेख जो थे, जो कि हमारे देश के नागरिक थे और हमारे देश के नागरिक को हुई असुविधा जो थी, उसके पक्ष में सरकार को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट का फैसला आया। निजी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफी संख्या में प्रयोगशाला है जो परीक्षण करती है वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स आपके आसपास में कोई भी मेडिकल स्टोर आपने देखा होगा जहां से आप पैसे देके और दवाई खरीदते हैं। आपने आसपास में ये भी देखा होगा कि खून जांच करने वाला लैब होता होगा। तो ऐसे परीक्षण वाले केंद्र, मेडिकल्स और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे आसपास में हैं जो कि प्राइवेट सुविधाएं देते हैं, पैसा लेकर हमको इलाज करते हैं, लेकिन उनका इलाज जो है वो अच्छा होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी-बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने-कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? तो निजी क्षेत्र का जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है। निजी प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और इन पे सरकार का कोई खास वर्चस्व नहीं रहता है। वो जितना चाहे उतना फीस ले सकती है और जितना दिन चाहे उतने दिन उसे एडमिट रख सकती है मरीजों को। उसमें सरकार कोई दखलगिरी नहीं कर सकती। तो ये प्राइवेट संस्थाएं जो है वो धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है कि ये सेवा लाभ कमाने के लिए चलाई जाती है, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अधिक पैसा अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाई सेलाइन
होटल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवाइयाँ या गोली पर्याप्त हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही अ, सरल भाषा में बहुत ही बड़ी बात को कहा गया है। ये शायद आप ये लेसन समझ रहे होंगे क्योंकि ये आपका एक सिलेबस है। लेकिन ये आपकी निजी ज़िंदगी में भी बहुत ही मददरूप होने वाला है, इसीलिए कृपया करके इसको ध्यान से समझिए। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के बहुत सारे ऐसे भी पहलू है कि जिससे हमें नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोग हमें अनाप-शनाप दवाइयाँ लिख देते हैं, अनाप-शनाप एक्स-रे ये वो बहुत सारे निजी उपकरणों का उपयोग करके और हमें दवाइयाँ लिखते हैं। तो उससे क्या होता है हमारा जेब खर्च जो है वो बढ़ जाता है और इलाज तो मिलता है लेकिन उस इलाज को पाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है और अनाप-शनाप दवाइयाँ भी वो ज़्यादा मतलब कि जैसे कि अगर सिंपल बुखार है तो उसे उस बुखार को जाँच करने के लिए सबसे पहले तो वो 10-12 चेकअप लिख देंगे। वो मलेरिया है कि नहीं है, डेंगू है कि नहीं है, ऐसे अलग-अलग चेकअप लिखेंगे कि जिसकी वजह से वो चेकअप करने में, खून लेके और उसका जाँच होने में हमारा हज़ारों पैसा खर्चा हो जाए। और उसके बाद वो बहुत सारी सेलाइन सेलाइन मतलब कि वो जो सुई लगाई जाती है और पानी चढ़ाया जाता है, ऐसा अनाप-शनाप काम भी वो बिना मतलब के कई जगह पर करवाया जाता है और दवाइयाँ ज़्यादा लिख दी जाती है कि जिसका खर्च भी जेब पर ज़्यादा पड़ता है। लेकिन सिंपल और साधारण दवाइयों से भी उसका काम हो सकता था, जो कि डॉक्टर उसे नहीं अपनाते हैं। आज की तारीख में आप जानते होंगे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बहुत ही आम बात है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ भी मार्केट में मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जो पेशेंट का कितना वो सद्धर है, कितना सक्षम है, उस हिसाब से वो महँगी-महँगी दवाइयाँ लिख देते हैं और गरीब इंसान को भी महँगी दवाइयाँ अगर लिख दी जाए, तो वो उसको हासिल करने के लिए सक्षम नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है फिर वो उसे नहीं खाता है। तो सरकारी अस्पताल में ये सभी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, सारी सुविधाएँ फ्री में मिलती हैं, लेकिन वही है कि कभी-कभी इलाज उसमें इतना अ, अच्छा नहीं मिल पाता है। लेकिन प्राइवेट में अच्छा इलाज मिलने के साथ-साथ में आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो ये प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी हर एक जगह पर है। प्लस पॉइंट यह है कि अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन अच्छे इलाज के साथ में पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। ये प्राइवेट का माइनस पॉइंट है, जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में हमेशा आपको मददरूप होगा। यह सीख, यह लेसन कि जिससे आपको प्राइवेट में जाना है या फिर सरकारी में जाना है, ये आप तय कर सकेंगे। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधित खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोग के लिए परिवर्तन परिवार में हम बीमारी, चिकित्सा और मुसीबत का कारण बन जाते हैं। इससे भी अ, गरीब लोग जो होते हैं, उसके परिवार में हर बीमारी जो होती है, वो चिकित्सा और मुसीबत का कारण हर बीमारी चिकित्सा जो होती है, जैसे कि दवाई होती है, वो मुसीबत का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि तथ्य यह है कि 20% लोग ही जो है वो दवाई खरीद पाते हैं, बाकी 80% लोग जो है बीमारी में दवाई खरीदने में मुसीबत अनुभवते हैं। ऐसा नहीं है कि सब गरीब ही हैं, लेकिन उनका जो बजट है, घर का जो हिसाब-किताब है, वो खर्चा जो है वो दवाइयों का खर्चा ज़्यादा होने की वजह से बिगड़ जाता है। इसलिए उन्हें दवाई खरीदने में कुछ हद तक परेशानियाँ होती हैं। और गरीब लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। गरीब लोग जो होते हैं जब बीमारी का इलाज कराने जाते हैं तो उनके लिए बीमारी का इलाज जो है वो बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है। ऐसी स्थिति बार-बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तथा वातावरण तक भी उपलब्ध नहीं हो पाता है।
और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। क्या किया जा सकता है? इसमें कई संदेह नहीं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को विशेष कर गरीब और सुविधाहीन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोग का स्वास्थ्य जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है। उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। केरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण, स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इनसे इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि 1996 में केरल में सरकार ने क्या किया। सरकार ने कहा कि इस पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक तरीके से लोगों को प्रदान करने के लिए। तो उन्होंने गांव में स्वास्थ्य सेवा मिले इसके लिए पंचायत को 40% पैसा जो कि कर आता है उसका, राज्य का जो 40% बजट का था कर, वो उसको दे दिया। जैसे कि अगर 100 रुपया आता है तो उसका 40 रुपया सरकार ने दे दिया। किसको? ग्राम लोगों को विकास करने के लिए ग्राम की पंचायत को दे दिया। तो उससे क्या हुआ? पानी का स्तर जो है वो अच्छा हुआ, पानी साफ मिलने लगा लोगों को। आंगनवाड़ी की सुविधाएं जो थी उसको भी चेक किया गया, वो भी बहुत अच्छी हो गई। लोगों के स्वास्थ्य और साफ सफाई की जो भी संबंधित समस्याएं थी वो भी दूर हो गई। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जो पैसा खर्चा करने से नहीं मिलती है, जैसे कि पर्याप्त डॉक्टर। डॉक्टर अगर वहां पे गांव में रहना ही नहीं चाहता है तो किसी को जबरदस्ती तो आप नहीं रख सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण स्तर को पैसा ज़्यादा देने से ग्रामीण स्तर के विकास का देखने में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन 100% फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि दवाइयाँ जो थी, जो कि अस्पताल की दवाइयाँ होती है उसमें भी कुछ कमी मिली और साथ साथ में डॉक्टर जो थे, पर्याप्त डॉक्टर, उसमें ये दो जगह पर कमी देखी गई। बाकी अन्यथा बाकी सारी जगहों पर रिक्वायरमेंट अच्छा देखा गया, जैसे कि जितना चाहिए था रिजल्ट अच्छा देखा गया। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर उनकी कार्यपद्धति को जानें। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किया जाने वाला धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिले। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है
और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, साफ सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। कोस्टारिका एक ऐसा देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये देश के अंदर लोगों ने क्या किया, सरकार ने यह किया कि उन्होंने अपने सेना, जिसमें हमारे यहाँ पे 3 सेना है ना, जल, थल और वायु। तो इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं पर ही पूरा खर्चा हुआ। हमारे देश में हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 सेना है, जल, थल और वायु, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया, अजबों रुपया खर्चा होता है। हाँ, इस सेना के सभी कर्मचारियों को सैलरी देना, प्रशिक्षण देना और अपने सुरक्षा के लिए, हमारे देश की बॉर्डरों को सुरक्षित रखने के लिए ये कार्य करते हैं। तो इसमें लाखों करोड़ों अजबों रुपए का खर्चा होता है। अगर वो पैसा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों में लगाया जाए तो बहुत ही कम खर्च में लोगों को सारे पोषक तत्व दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करना 100% कोई भी सेना न रखना और खुद को सेफ करना, सिर्फ खुद को खाना-पीना ही और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें ही सरकार अगर हमें मुहैया कराने लगेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो पड़ोसी देश है, वो हम पर कभी भी हमला करके और हमारे देश को हथिया सकते हैं। इसीलिए ये सेना हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए हमारा देश ये काम नहीं कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि चीन धीरे-धीरे करके और कैसे हमारे देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी अगर सेना पर हम खर्चा नहीं करेंगे तो सेना वहाँ पे बॉर्डर पे नहीं लड़ेगी, और नहीं लड़ेगी तो क्या होगा, वो धीरे-धीरे हमारा बॉर्डर क्रॉस करके और हमारे देश की सीमाओं में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते जाएँगे और हमारे देश को खुद हथिया लेंगे। तो ऐसी स्थिति में सेना का होना भी ज़रूरी है। इसीलिए ये जो खर्च है, इसे हम घटा सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो दक्षिण अमेरिका का कोस्टा रिका देश है, उसने यह कर दिखाया। वहाँ पर उन लोगों ने सारा खर्चा कहाँ पर किया? स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं पर किया और सेना पर कोई खर्चा नहीं किया। चलो यहाँ पे यह जो अध्याय है वो पूरा हो गया है। अब बाकी जो है वो शब्द संकल्प है। अभी तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।